हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अगस्त सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स काफी टाइम से रुके थे, बहुत जल्द वो भी शुरू होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जो है उसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। जल्दी ही हम लोग जम्मू कश्मीर के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेके आएंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 30% जो है वो डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, और ये सिर्फ आज के लिए अवेलेबल होगा। आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी कौन सी स्टेट ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल है टूरिस्ट, जिसने एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है शुरू करा है अगस्त के महीने में ही। कोलैबोरेशन यहाँ पे देखो जो करी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज क्या है, जो ये कोलैबोरेशन करी गई है, ये करी गई है यूएन वुमेन इंडिया के साथ। ठीक है, और जब भी इस तरीके की कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब भी कोई कोलैब करता है वो न्यूज में आ जाता है। और वो एक ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम, जिसमें ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर जो होगा, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है अंडर वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट के। अब ये किसके द्वारा करा गया है? देखो ये करा गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस जो प्रोग्राम की जो है शुरुआत करी है। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किसके साथ मिलके इन्होंने करी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहिए कि केरला पहली ऐसी स्टेट है जिसने जो यूज है इंटरनेट का, इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में ऐड करा है, अपने राइट ऑफ इंटरनेट, राइट टू यूज ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा इन्होंने अपना पहली एक ऐसी कंपनी है, केरला ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपना खुद का नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो लॉन्च करा है, के फोन। तो ये चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अभी डेटा रिलीज करा गया था सीएमआई के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा एक डेटा रिलीज करा गया था अगस्त के महीने में ही, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। पहले जून के महीने में, ये हर हर महीने में आता है। देखो जून के महीने में क्या था, 8.45। आपको पुराने अब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको रिसेंट जो आते हैं उसको याद रखना है, ताकि अगर आपके एग्जाम से एक महीने पहले क्या चल रहा है आपको वो पता होना चाहिए। 8.45 जो था वो जून के महीने में चल रहा था, जुलाई में अब ये गिर गया है और ये हो गया है 7.95। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, 2-3-4 हज़ार बच्चा यहाँ से भी जॉब लेके अब उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा। तो ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा जो है वो एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का, उससे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है, और जो ऑथराइज्ड जो लोग हैं जो इस सीट्स पे बैठे हैं वो इसका ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी सिटीज है जिसको की इस्टेब्लिश करा गया है एज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। देखो यहाँ पे जब कभी भी ये क्वेश्चन दिखता है इस तरीके का, खास तौर पे जब कहीं पे आपको देखने को मिलता है फर्स्ट यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है अगस्त 2023 तक इंडिया को मिल जाएगा। अब सवाल बनता है कि ये कहाँ पे मिलेगा। तो ये दो आईटीसी जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, एक जयपुर में बनाया जा रहा है और एक लखनऊ में बनाया जा रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका बोथ सेकंड एंड थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोनों जो है शायद से सेम डे इनॉग्रेट करे जाएंगे, लेकिन जो पहले दो आईटीसी है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो साउथ वेस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड की बनी है, वो है जयपुर राजस्थान में और लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट में आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली साइन करा एक एमओयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के साथ, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु के साथ, जिसके तहत ये डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को, और कोशिश की जाएगी कि जो शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेक्टर्स है उसमें एआई की मदद जो है वो ली जाए। आईआईएससी बेंगलुरु आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोगों ने ही आपको जब रैंकिंग्स बताते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें टॉप पे ये यूनिवर्सिटी रहती है आईआईएससी बेंगलुरु। लेकिन किसके साथ इन्होंने ये करा है? तो यहाँ पे जो इन्होंने ये साइन करा है एमओयू, ये क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब यहाँ पे ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, मैंने आपको डिफेंस के जब जनवरी से लेके जून के करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 23 गुना ज़्यादा हम लोगों ने जो अपनी प्रोडक्शन है वो बढ़ा दी है डिफेंस प्रोडक्ट्स की। वैसे ही अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन्युफैक्चर करना खुद ज़रूरी नहीं है। मेड इन इंडिया जो कंसेप्ट चल रहा है, जो एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसके अंडर
एडवांस्ड किस तरीके से चीज़ें की जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे होगी, वो होगी इन चीज़ों की वजह से, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनकी मदद से। अब एआई की हेल्प से शिप बिल्डिंग किस तरीके से हो, डिफेंस सेक्टर्स में किस तरीके से चीज़ें लेके आई जाए, उस पर काम करेगा आईएएससी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मिलके। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, अगस्त में एक टूर्नामेंट हुई है जिसको जीता किसके द्वारा गया है, जीता गया है चाइना के वेंग होंगयेंग के द्वारा। उन्होंने जिन्हें हराया वो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर थे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एच.एस. प्रणय। इनको अब यहाँ पे आपको पहले याद रखना है कि कौन से प्लेयर हैं, तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, पहली चीज़ तो ये बतानी चाहिए। सिल्वर जीता है इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, अगर डायरेक्ट सिल्वर आएगा तो इतना ये समझ लेना कि इंडियन ने जीता तभी सिल्वर पूछा है, अगर इंडियन ने गोल्ड जीता होता तो गोल्ड पूछा जाता। तो गोल्ड जीता गया है चाइना के वेंग होंगयेंग के द्वारा और सिल्वर जीता गया है एच.एस. प्रणॉय के द्वारा। तो यहाँ पे इसमें इतना आप याद रखना। वुमेन टाइटल का भी अगर मैं आपको बता दूं तो एक चाइनीज बॉर्न अमेरिकन प्लेयर हैं, उनका नाम है बाइवेन जैंग। इन्होंने वुमेन टाइटल जीता है, तो ये वुमेन सिंगल जीता है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। 9th नेशनल हैंडलूम डे जो है वो शुरू करा गया है। इंडिया कब मनाता है इसको, इंडिया बनाता है 7 अगस्त के दिन। 7 अगस्त के दिन ही क्यों बनाता है इंडिया, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हम लोग 7 अगस्त के दिन ही हैंडलूम डे क्यों मनाते हैं। अब देखो 9th एडिशन था, 9th एडिशन जितने भी हैं आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में जीती थी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू करी गई थी उनके द्वारा, तो ये भी उनमें से एक था। अब नेशनल हैंडलूम डे जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है इंडिया में, ताकि प्रमोट किया जा सके हैंडलूम और ऑनर करा जा सके जितने भी हमारे जो वीविंग कम्युनिटी है, जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको सम्मानित किया जाए। इस बार इसकी थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसकी थीम क्या थी इस बार, तो इसकी थीम थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। ये याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। जो और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जितनी G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, फिर वो आपकी साइंस 20 हो, SAI 20 हो, बिजनेस 20 हो, या टूरिज्म को लेकर हो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए वेन्यू कहाँ से कहाँ तक है। ये मैंने सबमिट्स में आपको कवर करवा दिया है, जनवरी से लेके जून तक के जो करंट अफेयर्स पढ़वाए हैं उसमें इसको ज़रूर नोट कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा। या तो बिल्कुल बेसिक आ जाएगा कि G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, वो इंडिया के पास है, या तो ये पूछा जाएगा कि अगले साल किसको मिलेगी। तो याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चलती है, अगले साल इंडोनेशिया को ये मिल जाएगी। कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसकी जिसने अभी रिसेंटली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लॉन्च करा है, इंट्रोड्यूस करा है एक पायलट प्रोग्राम जिसका नाम है डायरेक्ट इनिशिएटिव इंसेंटिव डिस्पर्समेंट, DID जो कहा जाता है, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इट्स सेल फोर्स। तो ये किसके द्वारा किया गया है अभी लॉन्च, कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने इसको किया है। तो देखो ये करा गया है दिल्ली और उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ सेकंड एंड थर्ड। इन्होंने भी यहाँ पे शुरू करा है। जो डायरेक्टर जनरल हैं पोस्टल सर्विसेज के अशोक शर्मा, इन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करा था। और ये भी आपको याद रखना है कि ये अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में कि डायरेक्ट इंसेंटिव डिस्पर्समेंट अभी रिसेंटली किसने शुरू करी है, तो ये याद रखना है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की फॉर्म में शुरू करी गई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। PLI जो है ये भी पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। एक होता है आपका PLI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये बैंक्स ने शुरू करा था, ठीक है, ये बैंक्स ने शुरू करा है कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा। और एक आ जाता है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब ये दोनों आपको याद रखने हैं कि कौन सा पूछा गया एग्जाम में। हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछी जाए पोस्टल के रिलेटेड, तो आपको याद रखना है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और अगर आपको बैंक्स के रिलेटेड पूछा जाए तो वो आएगा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है एक पोर्टल जिसका नाम है भारतीय वस्त्र एवं शिल्पा कोश रेस्पोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स। दिल्ली में इसको इनॉग्रेट करा गया है। कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो डेवलप करेगा ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ मिलकर। देखो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कौन सा किया है, वो है भारतीय वस्त्र एवं शिल्पा कोश। ठीक है, पहले तो इसका नाम याद रखना है क्योंकि इसका नाम डायरेक्ट आपको एग्जाम में
पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने ये पोर्टल जो है वो डेवलप करा है कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये लॉन्च करने के लिए जो पोर्टल बनाया जाएगा ये बनाया गया है NIFT के द्वारा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी ने इसको जो है पोर्टल को बनाया है, तो इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने प्लेज करा है ये सपोर्ट करेंगे 7 लाख US$ के साथ, किसको? फ्रॉम इंडियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड टू डैश कंट्रीज क्लीन वाटर इनिशिएटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन स्कूल प्रोजेक्ट्स। तो देखो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम उस पर बात करेंगे। जब कभी भी देखो, इससे पहले इंडिया जो है इतने लार्ज स्केल में जो है नहीं करता था, करता भी था तो लिमिटेड था, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो किया गया है इतना बड़ा 7 लाख US$ का जो ये सपोर्ट करने की बात करी गई है। अब आपके सिलेबस में जो कैपिटल करेंसीज है वो किस तरीके से पूछी जाती है, आप लोग पहले वो याद रखना। अब पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो आपको पहले तो ये बताना है, क्योंकि ये किया गया है तुवालू में। इंडिया ने कहा है कि तुवालू को वो सपोर्ट करेंगे UNDP के साथ मिलके, तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है। इन्होंने जो स्कूल्स हैं उसमें भी काम करने के लिए कहा है कि वहां पे किस तरीके से होगा। अब आपको पहला होमवर्क ही यही है कि आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कैपिटल क्या है, और ये जो बच्चा बिना गूगल की हेल्प के करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर लिख के बताना कि इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन नेवल शिप कौन सी ऐसी थी जिसने पार्टिसिपेट करा है पैसेज एक्सरसाइज में, किसके साथ? रॉयल सऊदी नेवल शिप के साथ, जिसका नाम है HMS AL जुबैल। तो देखो INS चेन्नई जो है उसने ये पैसेज एक्सरसाइज करी है। देखो ये पैसेज जो है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया और सिर्फ जो है रॉयल सऊदी नेवल शिप ही कर रही हो, ऐसा नहीं होता। पैसेज एक्सरसाइज क्या होती है, आप लोगों ने देखा है, जैसे मान लीजिए इंडियन ओशन है, इंडिया की कोई शिप जो है वो ऑलरेडी जैसे चल रही होगी अपने उस पे होगी, राउंड पे होगी, और कोई किसी और कंट्री की भी अपने एंड से निकली होगी, और वहां पे कोऑर्डिनेट करके, जिसको हम कई बार कॉर्पेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी कहते हैं, एक साथ कर रहे हैं, वैसे ये पैसेज एक्सरसाइज होती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक्सरसाइजेस कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। INS चेन्नई जो थी उसने ये पार्टिसिपेट करी है पैसेज एक्सरसाइज में। पेपर के टाइम पे आप लोगों को साइड में जो है डेट जो है वो भी दे दी जाएगी कि इस महीने में किसने की है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट डे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताइए कि ये पूरे हिंदुस्तान में किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है। एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट थी 8 अगस्त 1942। 1942 में ये जो है पहली बार शुरू किया गया था, लॉन्च करा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इस हर साल चलते आ रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको ही जो है अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार आप लोगों को अगर पेपर में पूछा जाएगा कि अगस्त मूवमेंट कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो याद रखना इसी दिन कहा जाता है। इसके और नाम भी है, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है कई जगहों पे, और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो इसका हिंदी में जो है, तो ये चीजें याद रखना। अगस्त क्रांति कोई पूछेगा कब हुआ था, तो वो भी 8 अगस्त, सेम ही है क्विट इंडिया मूवमेंट। इस दिन एक मास सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो शुरू किया गया था कि इंडिया की आज़ादी होगी ब्रिटिश रूल से। बाकी के लिए आप लोग हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो पढ़ाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली साइन करा है MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ न्यूवो लियोन मैक्सिको फॉर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं, जो मैक्सिकन स्टेट है न्यूवो लियोन, उनके साथ अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने ये MOU साइन किया है। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आमतौर पे आप लोग देखते हैं जब किसी कंट्री के साथ होता है तो वो इंडिया करती है, मतलब पूरा हिंदुस्तान। अब अगर कोई स्पेसिफिक एक स्टेट किसी के साथ मिलके, किसी बाहर की कंट्री की स्टेट्स के साथ मिलके कोई काम कर रही है, वो भी किस फील्ड में कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब किस फील्ड में कर रही है, ये काम कर रहे हैं टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल मेडिकल सेक्टर्स को लेके, और साथ ही साथ किसके साथ कर रही है, इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट जो है पेपर में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने किस गवर्नमेंट के साथ ये काम किया है, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको याद रखना है। MOU साइन किया गया था
इसके बीच में न्यूवो लियोन जो जगह है उसके और यूपी गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे एमओयूज जो है वो साइन हुए थे, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके भी कहा गया है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर्स को किस तरीके से करा जाएगा। तो यहाँ पे इन टोटल अगर बात करूँ तो 25 सेक्टोरल पॉलिसीज जो थी वो साइन करी गई हैं, और को उम्मीद ये की है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं जो यहाँ पे जो यूपी में वेंचर्स होंगे उसमें एक्सपेक्टेड है कि इससे हेल्प मिलेगी। मेक्सिको की अगर बात करूँ तो मेक्सिको की कैपिटल क्या है, तो मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। यूपी की कैपिटल क्या है यहाँ पे, यूपी की कैपिटल है आपकी लखनऊ। यूपी के सीएम कौन है, वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये चीज आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रिसेंटली पहला बैंक बना है जिसने 2400 घंटे यानी कि 24/7 वीडियो बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो ऑन करने की बात करी है, और वो भी 365 डेज के लिए। यानी कि आप लोगों को किसी भी टाइम अगर कोई भी ज़रूरत है तो आपको ये पहला ऐसा बैंक बन चुका है, पहला ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है जिसने ये फैसिलिटी दी है। और ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी जो है वो दी गई है। आप लोग पीछे यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये करा गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया का लार्जेस्ट, अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है, तो इसने ये जो फैसिलिटी है ये शुरू करी है। और इसमें जितने भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स बनाए हैं जो कि आपको पूरे साल 24/7 जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखो इन्होंने एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है AU0101। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग नेट बैंकिंग में अपनी जाके वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, अगर मैं हूँ, मैं आपके अकाउंट्स की डिटेल वीडियो बैंक कॉलिंग के थ्रू या इस वीडियो बैंकिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू निकाल सकूँ। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो पहले वेरीफाई करेगी आप लोगों के लिए। आपका पहले अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको पैन कार्ड जो है वो चाहिए होगा, कि जब अगर आपको चाहिए वैलिड डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, जिसमें आधार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो शुरू करी गई हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ना कई बार हेडक्वार्टर जो है वो बड़ी बार मैंने देखा है कि पेपर में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे आप हेडक्वार्टर देखते हैं कि मैक्सिमम आपको साउथ में दिखते हैं या मुंबई में दिखते हैं, लेकिन इसका जो है वो जयपुर में है। 1996 में बनाया गया था, तो ये कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जो कि रिसेंटली लॉन्च करा है, जिसने इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये लॉन्च करा गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अपना पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है इंडिया का पहला किया है। तो देखो, जब भी कभी इंडिया फर्स्ट ये आपको दिखता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट कितना है मैं बार बार आपको बता के थक चुका हूं, आपको बस इतना याद रखना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस मटेरियल से बना है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये बना है RPVC से, यानी कि रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड से। पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये बना है, ये रिसाइकिल हो सकता है। आमतौर पे जो आप ATM कार्ड देखते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बट आपको ये याद रखना है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। एक और क्वेश्चन आपका बैंकिंग सेक्टर से ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के। तो देखो, आपको बता दूं, सिंपल है, अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हो, जो सरकारी बैंक के होते हैं हेड, वो इसमें नहीं आते। ये प्राइवेट बैंक ही हैं जो इतना पे करते हैं। तो क्या नाम है, कौन से बैंक के हैं, तो ये हैं HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपके अभी इस टाइम पे जो बैंकिंग एग्जाम्स हुए हैं, जैसे RRB के आपके प्री हुए हैं और मेंस आने वाले हैं, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन जो है वो हाईएस्ट पेड बैंक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उसमें आए हैं। क्यों, क्योंकि इनको टोटल जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 10.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है। नेशनल जेवलिन डे हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने
गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में, और पहले एशियन एथलीट बन गए थे जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है मैन जेवलिन थ्रो में। तो यहाँ पे ये डे जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और ये सेकेंड नेशनल जेवलिन डे जो है वो मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। 2021 में जीता था, 22 में पहला एडिशन था, 23 में दूसरा एडिशन ये मनाया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नीरज चोपड़ा रुके नहीं है, नीरज चोपड़ा ने उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इवेंट जो वो जीते हैं, डायमंड लीग जीती हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपके डेली करंट अफेयर्स में शेयर कर देते हैं, उसमें आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एथलीट और इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट जो है ये बन चुके हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली रिसीव करा है सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नबार्ड से जिसको सपोर्ट मिला है टू गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग फॉर 5 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नथवाड़ा पिचवई क्राफ्ट। अब देखो ये किसको मिला है यहाँ पे, तो ये है इस बार राजस्थान। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि नबार्ड की तरफ से हेल्प मिला था, बसोली पेंटिंग्स जो थी जम्मू कश्मीर से उन्हें जीआई टैग मिल गया था J&K से। इस बार जो है ये राजस्थान के 5 जो आइटम्स है उनको मिला है। अब वो 5 के नाम आपको तो याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में चल रहा था वो था नथवाड़ा पिचवई क्राफ्ट। अब नथवाड़ा पिचवई क्या है, देखो मैं पिचवई की अगर बात बताऊँ तो पिच का मतलब होता है बैक, वही का मीनिंग होता है हैंगिंग, और ये आ गया नथवाड़ा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नथवाड़ा पिचवाड़ी क्राफ्ट है ये 400 साल पुरानी है, और ये दिखाता है लॉर्ड कृष्णा की जो ग्लोरियस लाइफ थी उसके ऊपर लेके। और ये पेंटिंग्स हैं, ये बनाई जाती हैं जो टेम्पल्स में मेनली ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, जो नथवाड़ा जगह है वहाँ पे आपके ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इसको भी जो है जीआई टैग मिला, जैसे सोली पेंटिंग्स थी वैसे ही यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। कई बार जैसे JKS में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अकबर के टाइम पे फेमस आर्टिशियंस कौन थे, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं पेंटिंग्स। अगर जो मेनली थीम्स हैं यहाँ पे इस क्राफ्ट में यूज़ की जाती है वो रामायण की हो जाती है, कई बार कृष्ण लीला हो जाती है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है। और जीआई टैग जो होते हैं, एक और चीज स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कितने साल तक वैलिड होते हैं? ये 10 साल तक मिलते हैं, यानी कि अगर आपको आज मिला है 2023 में मिला तो 2033 तक आपके पास रहेगा जीआई टैग, फिर उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है नीराक्षी, इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल टू डिटेक्ट माइंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूं कि किसके द्वारा ये लॉन्च करा गया है। करा गया है गार्डन रीच बिल्डर्स इंजीनियर्स के लिमिटेड के द्वारा। अब ये इन कंपनी ने जो ये लॉन्च करा है निराक्षी, अब ये इसे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनियस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है AUV, जिसने जो माइंस को डिटेक्ट कर सकता है। अब देखो पहली चीज आपको याद रखना है AUV की फुल फॉर्म, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। इंडिजिनियस से आपको पता है कि ये हम लोगों ने खुद बनाया है, GRSC ने किसी की हेल्प इसमें नहीं दी बाहर से किसी कंट्री की। और ये क्या कर सकता है, ये माइंस को डिटेक्ट कर सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम, निराक्षी इसका नाम है, यानी कि निराक्षी का मतलब होता है इंग्लिश में आइस इन द वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। GRSC जो है ये बहुत सारी शिप्स बनाती है, बहुत सारी इन्होंने ऑलरेडी बना के इंडियन गवर्नमेंट को ऑलरेडी दी है, लेकिन आपको याद रखना है ये जो इनका ये बनाया गया आज के करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। निराक्षी आपको याद रखना ही होगा। इसके अलावा INS विक्रांत आपको याद रखना है, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा डिफेंस सेक्टर ऐसा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी है जिसने रिसेंटली सिक्योर्ड करा एक पेटेंट फॉर एन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस रोड सेफ्टी एंड मिटिगेट एक्सीडेंट? तो ये किसके द्वारा करा गया है? देखो ये करा गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक पेटेंट बनाया है जो AI ड्रिवन है, यानी कि जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये पहले ही जो है बता देगी कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं, अगर कोई मान लीजिए ड्राइवर जो है वो सोने लगा है तो ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक बजने शुरू हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं
क्योंकि आप लोगों ने देखा इंडियन आर्मी के जो ड्राइवर्स है वो बहुत ट्रैवल करते हैं, और ह्यूमन नेचर है, किसी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, बट अपने एंड पे जितना हम लोग रोक सकते हैं वो इसकी हेल्प से कोशिश की जाएगी कि एक्सीडेंट्स को रोकने की। और इंडियन आर्मी ने ये पेटेंट्स जो है वो भी फाइनली जो है सिक्योर करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, मॉनसून अ पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ये एक बुक है जो लिखी गई है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? ये लिखा गया है अभय कुमार के द्वारा। अभय कुमार ने इसको रिसेंटली लिखा है और लॉन्च करा है। अभय के नाम से काफ़ी फेमस है, बहुत सारी किताबें इन्होंने ऑलरेडी लिखी हैं जो कि काफ़ी बेस्ट सेलर्स भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2023 को ऑब्जर्व करा जाता है अक्रॉस ग्लोब किस दिन को? तो 10 अगस्त को हर साल बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। इसके तहत अवेयरनेस फैलाई जाती है कि किस तरीके से जो इम्पोर्टेंस है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की और जो बायोफ्यूल्स की ज़रूरत है, एक ऑल्टरनेटिव कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर में, तो उसके लिए ये मनाया जाता है। कौन है जिन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस की जो है ओथ ली है? 33rd चीफ जस्टिस ये बने हैं ओडिशा गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुभाषिष तलपत्रा। सुभाषिष तलपत्रा जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने लॉन्च करा है सिंह सूचना वेब? अब यहाँ पे ये जो है सिंह सूचना वेब, ये पोर्टल बनाया गया है। सिंह सूचना वेब जो है ये लॉन्च करा गया था वर्ल्ड लायन डे के द्वारा के दिन, यानी कि 10 अगस्त को बनाया जाता है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने जो है वो करा गया। और लाइन से आप लोग गेस कर सकते हैं कि ज़्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डेट जो है ये याद रखिएगा कि किस दिन ये दिन जो है मनाया जाता है। और इसी दिन ही भूपेंद्र पटेल ने एक लॉइन एंथम फिल्म जो है उसको भी लॉन्च करा था। ये भी याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार पूछा जाता है क्योंकि इस दिन जब चीज़ें होती हैं। और एक बुक भी लॉन्च करी गई है, 2 बुक्स इनफैक्ट लॉन्च करी गई है, हु गिर नो सवाज। एक बुक ये थी अरविंद गोस्वामी ने लिखी है, और एक बुक थी आपकी द किंग ऑफ जंगल। ठीक है, ये 2 किताबें जो हैं ये लिखी गई थी, लॉन्च करी है मतलब 10 अगस्त के दिन ही, तो दोनों चीज़ें भी याद रख लेना। और ये जो वेब पोर्टल है सिंह सूचना, ये भी जो है इसी दिन लॉन्च करा गया था, तो ये आपको याद रखना। और एक प्रोजेक्ट लाइन भी हम लोग जो है वो चला रहे हैं, 2900 करोड़ का है। जैसे प्रोजेक्ट चीता हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, वैसे प्रोजेक्ट लाइन भी हम लोग चला रहे हैं, तो तीनों भी आपको याद रखना है IUCN के साथ मिलके। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। अभी रिसेंटली RBI ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है। उसमें जो चीज़ें आई हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या है, पॉलिसी रेपो रेट जो है वो 6.5% ही रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% रखा गया है। MSF जो है वो 6.75% रखा गया है। बैंक रेट जो है वो 6.25 नहीं है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इस समय RBI ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी में बैंक रेट क्या रखा गया था। ठीक है, ये आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो GDP हम लोगों की है, वो ग्रोथ जो है वो रिटेन करी गई है 6.5% के लिए ही। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी है एक ऑल वुमेन कमेटी जिसको लीड करेंगी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गीता मित्तल। अब ये क्या करेंगे, ये रिलीफ रिहेबिलिटेशन जो रीबिल्डिंग मेजर्स होंगे मणिपुर में उसको ओवरसी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और इन्हें हेड बनाया गया है इस मीटिंग कमेटी का, या इस ऑल वुमेन कमेटी का, जो कि पूरा ओवरसी करेंगी किस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं मणिपुर में उसको लेके और किस तरीके से वापस से रीबिल्ड करी जा सकती हैं। तो ये याद रखना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली डिसाइड करा है रिप्लेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो सब कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है विद इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द न्यू इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डैश बाय द एंड ऑफ 2023। अब क्या नाम रखा गया है उस इंडिजिनसली डेवलप्ड
ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी वहां पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को पता ही है कि इंडियन कंपनी नहीं है, तो जितना भी हम लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा है या जितनी भी हम लोगों के मिलिट्री के टॉप सीक्रेट्स हैं, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई एक्सेस कर सके। लेकिन अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, इन्होंने एक नया इंडिजिनसली डेवलप्ड, अब ये वर्ड जब कहीं पे आपको यूज होता हुआ दिखता है तो ये आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि हम खुद का डेवलप्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाएंगे और 2023 के एंडिंग तक हम लोग अब उसी पे काम करेंगे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा माया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला दुनिया का स्टील पैन डे जो है मनाया गया है अक्रॉस द ग्लोब। अब देखो पहला है तो आपको पता है, फिर वो किसी भी तरीके का हो, ये अगर पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मनाया गया है 11 अगस्त 2023 के दिन, पहला स्टील पैन डे जो है ये मनाया गया है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज जो है ये हुआ था अगस्त में। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है स्टेटमेंट आप देखते हैं। NSIC ने जो है 11 अगस्त को शुरू करा था और ये 20 सितंबर तक चलेगा। इसके अलावा नेशनल लेवल कैंपेन होता है जिसके तहत कोशिश की जाती है जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी है और जो फ्यूचर स्पेस वर्कफोर्स है और जो फ्यूचर स्पेस एंटरप्रेन्योर्स है उनको इनकरेज किया जाए। अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर करा था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का और नेवार एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड का, और इन्होंने मिलके ये जो NSIC है इसको लॉन्च करा था। तो ये आप लोग याद रखना, इसका आंसर होगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, वुमेन आइकॉन अवार्ड मिला है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में। ये किसे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बता दूं मायरा ग्रोवर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मायरा ग्रोवर को याद रखिएगा। आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंडियन पर्सनालिटी है, अगर उसे बाहर की किसी कंट्री में इस तरीके के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपसे पूछा जाए मायरा ग्रोवर करती क्या है, ये ऑथर हैं और साथ ही साथ सेक्रेटरी हैं न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की। इन्हें अवार्ड दिया गया है, वुमेन आइकन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में, तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये मनाया गया था हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा 12 अगस्त के दिन। तो इस बार इसकी थीम क्या थी, तो देखो UN जो हमारा ये डे था, यूथ डे जो मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त के दिन, तो इसकी थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब आपके लिए होमवर्क है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, और डेट ऑलमोस्ट सेम है, आपको बताना है किस महीने में मनाया जाता है। ये आपका होमवर्क होगा, आज का लास्ट होमवर्क। और ये थे हमारे सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं जम्मू कश्मीर के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स लेके आऊँगा आपके एग्जाम से पहले ही, तो थोड़ा सा टाइम इसको लग रहा है क्योंकि 7-8 महीने के करंट अफेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें जो हमारी मेहनत है उसको भी हम लोगों को पता चले कि आपको कितनी पसंद आ रही है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी तो दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।